कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन और स्टोरेज सीसीयूएस उन प्रौद्योगिकियों का समूह जो औद्योगिक स्रोतों या वायुमंडल में CO2 को कैप्चर करती है और उसका परिवहन, वायुमंडलीय संचय एवं ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए उपयोग या स्थायी भंडारण करती है। सीसीयूएस के तीन चरण कैप्चर, औद्योगिक गैसों से CO2 का निष्कर्षण तकनीकी। सीसीयूएस के तीन चरण में कैप्चर, औद्योगिक गैसों से CO2 का निष्कर्षण तकनीक CO2 को सांद्रता और उच्च अधिक उपयोग पर निर्भर करती है। उपयोग: ग्रीन यूरिया, ड्राई आइस, पेय पदार्थ, निर्माण सामग्री और रसायनों जैसे उत्पादों में रूपांतरण। भंडारण में खारे जलभृतों, समाप्त हो चुके तेल और गैस भंडारों या अन्य स्थिर भूगर्भीय संरचनाओं में स्थायी इंजेक्शन। भारत के लिए सीसीयूएस का महत्व: भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक है, जो वार्षिक लगभग 2.6 गीगाटन उत्सर्जन करता है। उद्योग और बेस लोड: बिजली के लिए कोयला, तेल, गैस का निरंतर निर्भरता इसे तेजी से चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है, अवास्तविक बनाती है। जलवायु लक्ष्य में 2050 तक उत्सर्जन में 50% की कमी, 2070 तक नेट जीरो। कठिन से कम होने वाले क्षेत्र: इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, थर्मल पावर के लिए केवल नवीकरणीय ऊर्जा पर्याप्त नहीं है। भारत में प्रमुख सीसीयूएस परियोजनाएं में ONGC हजीरा, गुजरात हजीरा गैस प्रसंस्करण संयंत्र से कैप्चर की गई CO2 को दीर्घकालिक भंडारण के लिए समुद्र के नीचे गहरे लवणीय जलभृतों में इंजेक्ट किया जाता है। NTPC सीपत छत्तीसगढ़ पावर प्लांट। NTPC सीपत छत्तीसगढ़ पावर प्लांट की फ्लू गैस से कैप्चर की गई CO2 का उपयोग यूरिया, एक अनावश्यक उर्वरक, निर्माण में किया जाता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जामनगर, गुजरात रिफाइनरी से कैप्चर की गई CO2 को एथिलीन में परिवर्तित किया जाता है, जो एक प्रमुख पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक है। उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2025 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने 2025 के लिए अपनी वार्षिक उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट जारी की है, जिसका शीर्षक ऑफ टारगेट है। उत्सर्जन अंतराल क्या है? उत्सर्जन अंतराल वर्तमान राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC के तहत अनुमानित उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए आवश्यक उत्सर्जन स्तरों के बीच का अंतर है। रिपोर्ट की निष्कर्ष: उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2025 का निष्कर्ष: अनुमानित वार्मिंग आदतन NDC के पूर्ण कार्यान्वयन के साथ भी इस सदी में ग्लोबल वार्मिंग 2.3 से 2.5 डिग्री सेल्सियस होने का अनुमान है। पिछले वर्ष में 2.6 से 2.8 डिग्री के अनुमान के मामूली सुधार हुआ है। कार्यान्वयन अंतराल: वर्तमान NDC 2035 तक उत्सर्जन को 2019 के स्तर से केवल 15% कम करेंगे, जबकि 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 55% और 2 डिग्री सेल्सियस के लिए 35% कटौती की आवश्यकता है। सहभागिता: 30 सितंबर 2025 तक केवल 60 पक्षों वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के 63% को कवर करने वाले ने अपने 2035 को NDC जमा का घोषित किए हैं। रिकॉर्ड उत्सर्जन: 2024
में उत्सर्जन 2024 में वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 2.3% से बढ़कर 57.7 गीगाटन CO2 को उपयोग CO2 हो गया है गीगाटन CO2 हो गया है, जो 2010 के दशक की औसत विकास दर से 4 गुना अधिक है। ओवरशूट का जोखिम अगले दशक के भीतर वैश्विक तापमान के 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाने की बहुत संभावना है। प्रमुख उत्सर्जक में G20 देश अफ्रीका संघ को छोड़कर, जो वैश्विक उत्सर्जन के लिए 77% के जिम्मेदार हैं, 2030 के जलवायु लक्ष्यों के लिए अभी भी ऑफ ट्रैक हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2026 नवीनतम जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2026 में भारत अपने पूर्व स्थान से 13 स्थान गिरकर 23वें स्थान पर आ गया है। 11-21 जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI प्रकाशित जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा 2005 में प्रतिवर्ष प्रकाशित किया गया। उद्देश्य यह प्रमुख उत्सर्जक देशों के जलवायु कार्यवाही प्रदर्शन का मूल्यांकन और उसकी तुलना करता है। कवरेज में 63 देशों और यूरोपीय संघ EU का आकलन करता है, जो मिलकर वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 90% से अधिक के लिए उत्तरदायी है। मूल्यांकन मानदंड में CCPI 14 संकेतकों के साथ 4 श्रेणियों में प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कोर का 40% है, नवीकरणीय ऊर्जा का 20% और ऊर्जा का प्रयोग 20%, जलवायु नीति का 20%। भारत का प्रदर्शन CCPI 2026 रैंक 23वीं, 2025 में 10वीं और भारत उच्च श्रेणी से हटकर मध्यम प्रदर्शन वाले देशों की श्रेणी में आ गया है। G20 संदर्भ में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले G20 देशों में चीन 54वें, रूस 64वें और USA 65वें, सऊदी अरब 67वें स्थान पर है। नवीकरणीय ऊर्जा में भारत ने ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी लगभग 14% हो गई। 2015 से 2023 तक गैर जीवाश्म क्षमता में कुल स्थापित विद्युत क्षमता 256 गीगावाट का 50% चालू है। गैर जीवाश्म क्षमता कुल स्थापित विद्युत क्षमता 256 गीगावाट का 50% हिस्सा गैर जीवाश्म से प्राप्त होता है। एशिया जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2024 WMO की एशियाई जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2024 एशिया का अब तक का सबसे गर्म वर्ष था। एशिया जलवायु स्थिति रिपोर्ट लक्ष्य सतह से तापमान, ग्लेशियर, द्रव्यमान, समुद्र के स्तर परिवर्तनों का आकलन करती है, जिसका एशिया के समाजों, अर्थव्यवस्था तथा परितंत्र प्रभाव पड़ता है। क्षेत्रीय प्रभाव में तीव्र वार्मिंग तापमान एशिया वैश्विक औसत की तुलना में लगभग दोगुना गर्म हो रहा है, जिससे हीट वेव्स चक्रवात और असामान्य तीव्र वर्षा हो रही है। तापमान में वृद्धि 2024 में एशिया का औसत तापमान 1991 से 20 के औसत से 1.04 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। दीर्घकालिक रुझान 1991 से 2024 के तापमान दर 1961 से 1990 की तुलना में लगभग दोगुनी थी। क्रायोस्फीयर परिवर्तन मध्य हिमालय और तियानशान के 24 में से 23 ग्लेशियरों के द्रव्यमान में कमी है, जिससे
GLOF ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लस्ट भूस्खलन और जल असुरक्षा संबंधी जोखिम बढ़ गए हैं। चक्रवात संबंधी गतिविधियां 2024 में उत्तर हिंद महासागर में कुल 4 उष्णकटिबंधीय चक्रवात बने हैं। भारत विशिष्ट मुख्य अंश अत्यधिक तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गए। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में तापमान का प्रदर्शन 2024 का मानसून कुल मिलाकर 1971 से 2020 के औसत का 108% रहा, जिससे पूरे दक्षिण एशिया में असामान्य से अधिक वर्षा की मात्रा देखी गई। वैश्विक गैस फ्लेयरिंग ट्रैकर रिपोर्ट हाल ही में वैश्विक गैस फ्लेयरिंग ट्रैकर रिपोर्ट में गैस फ्लेयरिंग को कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन CO2e में वृद्धि पर प्रकाश डाला है। निष्कर्ष रूप में उत्सर्जन में तीव्र वृद्धि 2024 में कुल उत्सर्जन 389 MT मीट्रिक टन CO2e तक पहुंच गए हैं। बिना जले मीथेन की भूमिका कुल उत्सर्जन में से 46 MT CO2e बिना जले मीथेन का कारण था, जो CO2 की तुलना में बहुत अधिक ग्लोबल वार्मिंग क्षमता वाली एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है। 20 वर्षों की अवधि में मीथेन की ग्लोबल वार्मिंग क्षमता GWP CO2 की तुलना में 84 से 87 गुना अधिक होती है। शीर्ष फ्लेयरिंग राष्ट्रों का योगदान। शीर्ष 9 फ्लेयरिंग देश रूस, ईरान, इराक, अमेरिका, वेनेजुएला, अल्जीरिया, लीबिया, मैक्सिको, नाइजीरिया। वैश्विक फ्लेयरिंग का 76% हिस्सा है, लेकिन वैश्विक तेल उत्पादन में आधे से भी कम है। गैस फ्लेयरिंग तेल निष्कर्षण के दौरान प्राकृतिक गैस को जलाने की प्रक्रिया। फ्लेयरिंग तेल निष्कर्षण के दौरान प्राकृतिक गैस को जलाने की प्रक्रिया है। गैस फ्लेयरिंग के स्रोत नियंत्रित फ्लेयरिंग, गैस पाइपलाइन या भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण गैस का निरंतर जलना। आपातकालीन फ्लेयरिंग प्रसंस्करण इकाइयों में दबाव छोड़ने के लिए सुरक्षा तंत्र। अनियोजित फ्लेयरिंग उपकरण की विफलता या बिजली कटौती के कारण घटक में फ्लेयर गैस हाइड्रोकार्बन और अन्य गैसों का मिश्रण। इसकी संरचना में आमतौर पर शामिल है मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, नाइट्रोजन और जल वाष्पशील कार्बनिक यौगिक VOC जैसे बेंजीन, टॉल्यून, जाइलीन आदि। पर्यावरणीय प्रभाव। जब फ्लेयर गैस पूरी तरह से दहन नहीं होती तो यह न केवल CO2 बल्कि मीथेन और ब्लैक कार्बन का एकमात्र वैश्विक और स्वतंत्र संकेतक है। ये अनुमान है कि वैश्विक फ्लेयरिंग स्तरों की निगरानी करने और 2030 तक शून्य नियमित फ्लेयरिंग जीरो रूटीन फ्लेयरिंग की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने में सहायता प्रदान करते हैं। WMO पूर्वानुमान 2025 से 29। WMO की रिपोर्ट के अनुसार 70% संभावना है कि 2025 से 29 के बीच औसत वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर 1850 से 1900 में 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर जाएगा। मुख्य बिंदु में 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा का उल्लंघन 86% संभावना है कि 2025 से 2029 के बीच कम से कम एक वर्ष ऐसा होगा जिसमें वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा। सर्वाधिक गर्म वर्ष का रिकॉर्ड 80% संभावना है कि 2025 से 29 के वर्षों में से कोई एक वर्ष 2024 रिकॉर्ड पर अब तक का सबसे गर्म वर्ष से भी आगे निकल जाएगा। वैश्विक तापमान सीमा। वैश्विक औसत सतह के निकट का तापमान 1850 से 1900 के औसत में 1.2 डिग्री सेल्सियस से 1.9 डिग्री सेल्सियस अधिक होने की उम्मीद है।
विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के बारे में। WMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो वायुमंडलीय विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और भूभौतिक में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने हेतु उत्तरदायी है। स्थापना 1950 में स्थापित, जिसने अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन 1873 में स्थापित का स्थान लिया है। 1951 में संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बनी। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। WMO में 193 सदस्य और क्षेत्र हैं जो वैश्विक मौसम संबंधी पहलों पर सामूहिक रूप से कार्य करते हैं। भारत 1950 से WMO का सदस्य है। प्रमुख प्रकाशन स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन और ग्लोबल एनुअल टू डिकेड क्लाइमेट अपडेट जारी की है। वैश्विक जलवायु स्थिति अपडेट 2025। WMO ने बेलेम में COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन में पहले अपनी वैश्विक जलवायु स्थिति अपडेट 2025 रिपोर्ट जारी की है। वैश्विक जलवायु संकेतक 2024-25 का मुख्य निष्कर्ष: वैश्विक तापमान, वैश्विक औसत सतह के निकट का तापमान जनवरी से अगस्त 2025 पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.42 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। 2025 से 24 रिकॉर्ड का सबसे गर्म वर्ष 2024 के बाद दूसरा या तीसरा सबसे गर्म वर्ष होने का अनुमान है। 2015 से 2025 के बीच अब तक की सर्वाधिक गर्म दशक होने की संभावना है। ग्रीन हाउस गैस सांद्रता ग्रीन हाउस गैस सांद्रता में CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड 2024 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं तथा 2025 में भी वृद्धि बनी रही है। महासागर की ऊष्मा सामग्री महासागर वैश्विक अतिरिक्त ऊष्मा का 90% से अधिक अवशोषित करते हैं, जिससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का क्षरण, जैव विविधता की हानि, अधिक शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय तूफान और समुद्री बर्फ के पिघलने में तेजी आ रही है। समुद्र स्तर में वृद्धि वैश्विक प्रारंभिक उपग्रह युग के बाद दीर्घकालिक वैश्विक समुद्र स्तर में वृद्धि की दर दोगुनी हो गई है। 2024 में उच्चतम वैश्विक औसत समुद्र स्तर दर्ज किया गया है। ला नीना के कारण 2025 में इसमें अस्थायी गिरावट देखी गई है। ग्लेशियरों का पीछे हटना 2023 से 24 का जल विज्ञान वर्ष वैश्विक ग्लेशियर द्रव्यमान हानि का लगातार तीसरा वर्ष रहा है। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली वर्ष वाले देश की संख्या 2015 में 56 से बढ़कर 2024 में 119 हो गई है। नवीकरणीय ऊर्जा 2025 में नवीकरणीय क्षमता 15% बढ़ी है, जो 4,448 गीगावाट तक पहुंच गई। जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 COP30 बेलेम ब्राज़ील में। जर्मन वॉच द्वारा जलवायु जोखिम सूचकांक क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स CRI 2026 जारी किए गए हैं। यह सूचकांक 1995 से 2024 30 वर्षों के आंकड़े पर आधारित है। मुख्य निष्कर्ष: वैश्विक दक्षिण भेद्यता 1995 से 2024 के दौरान शीर्ष 10 सबसे प्रभावित देश वैश्विक दक्षिण विकासशील देशों में से है। 2024 का सबसे प्रभावित देश सेंट विंसेंट और ग्रेनेडान्स 2024 में सबसे अधिक प्रभावित रहा है। वैश्विक मृत्यु दर विगत 30 वर्षों में 9,700 से अधिक चरम मौसम घटनाएं के कारण 8,32,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। आर्थिक हानि इसी अवधि में इन घटनाओं के कारण वैश्विक औसत
आर्थिक हानि इस अवधि में इन घटनाओं के कारण वैश्विक स्तर पर 4.5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का आर्थिक नुकसान हुआ है। भारत विशिष्ट निष्कर्ष 1995 से 2024 तक कुल रैंक भारत सबसे ज़्यादा प्रभावित देश 1995 से 2024 में 9वें स्थान पर और 2024 में 15वें स्थान पर। आवृत्ति विगत 30 वर्षों में लगभग 430 चरम मौसमी घटनाएं हुई हैं, जिससे 1 अरब से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। आर्थिक प्रभाव मुद्रास्फीति के कारण समायोजित कुल हानि लगभग 170 बिलियन डॉलर रहा है। मानवीय लागत चरम मौसमी घटनाओं के कारण 80,000 से अधिक मौतें हुई हैं। जलवायु जोखिम सूचकांक CRI जर्मन वॉच द्वारा एक एनालिटिकल इंडेक्स जो अत्यधिक मौसम की घटनाओं EWE के मानवीय और आर्थिक प्रभावों के आधार पर देशों को रैंक करता है। उत्पत्ति में 2006 में वार्षिक तौर पर प्रकाशित होने वाला CRI म्यूनिख री नेट कैट सर्विस और IMF के डेटा का उपयोग करता है। यह कोई बाध्यकारी UN इंडेक्स नहीं है, लेकिन UNFCCC और IPCC चर्चाओं में व्यापक रूप से उल्लेख किया जाता है। ग्लोबल कूलिंग वॉच 2025 UNEP ने COP30 बेलेम में ग्लोबल कूलिंग वॉच 2025 रिपोर्ट जारी की है। ग्लोबल कूलिंग वॉच सीरीज जारीकर्ता कूल कोएलिशन के सहयोग से UNEP द्वारा जारी किया जाता है। उद्देश्य वैश्विक कूलिंग मांग, उत्सर्जन और क्षमता रुझानों का आकलन करना तथा सतत शीतलन के लिए उचित मार्गों की रूपरेखा तैयार करना। मुख्य निष्कर्ष में शीतलन मांग बिजनेस एज यूजुअल BAU के तहत वैश्विक स्थापित शीतलन क्षमता 22 TW 2022 में बढ़कर 2050 तक 68 TW हो सकती है। शीतलन उत्सर्जन में दक्षता लाभ के बावजूद उत्सर्जन 4.1 गीगाटन CO2e 2022 से बढ़कर 2050 तक 7.2 गीगाटन CO2e हो सकता है। अत्यधिक तापमान हीट वेव्स अब सर्वाधिक घातक जलवायु खतरे हैं। शहरी हीट आइलैंड तापमान में 5 से 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करते हैं, जिससे शीतलन की आवश्यकता बढ़ जाती है। सतत शीतलन पथ सस्टेनेबल कूलिंग पाथवे पैसिव कूलिंग शेडिंग वेंटिलेशन परावर्तक सामग्री हरित स्थान को कम ऊर्जा वाली प्रणालियों के साथ जोड़ता है, जिससे इंडोर तापमान में 8 डिग्री सेल्सियस तक की कमी और ऊर्जा उपयोग में 30% की कटौती होती है। उच्च दक्षता वाली शीतलन प्रणालियाँ शीतल प्रौद्योगिकियों और HFC रेफ्रिजरेट के त्वरित चरणबद्ध समापन फेज डाउन को बढ़ावा देता है। वैश्विक मीथेन स्थिरता रिपोर्ट हाल ही में जारी वैश्विक मीथेन स्थिरता रिपोर्ट GMSR 2025 मीथेन उत्सर्जन को कम करने की धीमी प्रगति पर प्रकाश डालती है। जारीकर्ता UNEP और क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन CCAC द्वारा जारी GMSR 2025 उत्सर्जन स्तर वैश्विक मीथेन उत्सर्जन 352 मीट्रिक टन 2020 था और वर्तमान नीतियों के तहत 2030 तक इसके 369 मीट्रिक टन तक बढ़ने का अनुमान है। प्रमुख चालक में यह वृद्धि मुख्य रूप से कृषि और अपशिष्ट क्षेत्रों द्वारा संचालित है। जोखिम संबंधी लक्ष्य बढ़ता उत्सर्जन ग्लोबल मीथेन प्लेस 2020 के स्तर से 2030 तक 30% की कमी के लिए खतरा उत्पन्न करता है, जो 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को पहुंच के भीतर रखने हेतु महत्वपूर्ण है। कार्यान्वयन अंतराल वैश्विक कार्यवाही 2030 के मीथेन कटौती लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त तेजी से आगे नहीं बढ़ रही है। रिसाव प्रबंधन UNEP की NI ऑन मीथेन 2025 के अनुसार
हालांकि मीथेन रिसाव रिकॉर्ड स्तर पर पाए जा रहे हैं, लेकिन लगभग 90% अनसुलझे अनएड्रेस्ड बने हुए हैं। क्षेत्रीय क्षमता में 2030 तक वैश्विक मीथेन कटौती क्षमता का 72% से अधिक ऊर्जा क्षेत्र में निहित है। ग्लोबल मीथेन प्लेज जीएमपी 2030 ग्लोबल मीथेन प्लेज यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा COP26 में लॉन्च किया गया। सदस्यता इसमें 159 देश हैं प्लस यूरोपीय यूनियन शामिल है। भारत इसका सदस्य नहीं है। प्रमुख प्रतिबद्धता 2030 तक वैश्विक मीथेन उत्सर्जन में 30% से कम 30% की कमी 2020 के स्तर से लाना है। यूएनईपी मीथेन रिपोर्ट 2025 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने अपनी रिपोर्ट एनआईऑन मीथेन 2025 मापन से गति तक एनआईऑन मीथेन 2025 फ्रॉम मेजरमेंट टू मोमेंटम जारी की है। रिपोर्ट का निष्कर्ष वैश्विक मीथेन लीकेज का पता लगाना और कार्रवाई करना, उपग्रहों और ज़मीनी माप के माध्यम से मीथेन निगरानी क्षमता में 10% गुना वृद्धि हुई है। ग्लोबल मीथेन प्लेज जीएमपी 2020 के स्तर से 2030 तक मीथेन उत्सर्जन में 30% से कमी या बराबर की कटौती करने के लिए अमेरिका ग्लोबल मीथेन प्लेज जीएमपी 2020 के स्तर में 2030 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन मीथेन उत्सर्जन जीएमपी 2020 के स्तर से 2030 तक सीधे उत्सर्जन में 30% से अधिक या बराबर की 30% कटौती करने के लिए अमेरिका और यूरोपीय संघ 2006 COP26 में 2021 में लॉन्च किया गया। जलवायु प्रभाव मीथेन 20 वर्षों की अवधि में CO2 की तुलना में 80 गुना अधिक शक्तिशाली है, लेकिन इसका जीवन काल कम है, जो इसे तेजी से ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए एक प्रमुख एक अल्पकालिक साधन बनाता है। वैश्विक भागीदारी में OGMP 2.0 90 देशों की 153 कंपनियां वैश्विक तेल और गैस उत्पादन का 42% कवर करती हैं। भारत की भूमिका पहली बार भागीदारी कंपनियां प्रत्यक्ष माप आधारित रिपोर्टिंग डायरेक्ट मेजरमेंट बेस्ड रिपोर्टिंग के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने उत्सर्जन स्रोत, कृषि अपशिष्ट और जीवाश्म ईंधन भारत विश्व में शीर्ष मीथेन उत्सर्जन राष्ट्रों में से एक है। चेतावनी यूएनईपी के अनुसार निष्क्रियता जीएमपी लक्ष्यों को खतरे में डाल सकती है। मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है जो 20 वर्ष की अवधि में ऊष्मा को रोके रखने में CO2 से 80 गुना अधिक शक्तिशाली है। ये कार्बन डाइऑक्साइड के बाद वैश्विक ताप वृद्धि का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। प्रमुख स्रोत मानवजन्य स्रोतों में कृषि, पशुधन, खाद्यान्न, प्रमुख स्रोत मीथेन का मानवजन्य स्रोतों से कृषि, पशुधन, चावल के खेत, जीवाश्म ईंधन निष्कर्षण और अपशिष्ट अपघटन शामिल हैं। अर्धायु लगभग 9 से 12 वर्ष जो CO2 से कम
जो मीथेन से CH4 से कम, CO2 से कम है, परंतु निकट अवधि में अधिक प्रभावशाली है। प्रभाव ये वर्तमान वैश्विक ताप वृद्धि के कारण लगभग 30% के लिए जिम्मेदार है और लघु अवधि में जलवायु परिवर्तन को बढ़ा रहा है। रिपोर्ट के बारे में पहली बार 2021 में जारी की गई रिपोर्ट यूएनईपी की मीथेन रिपोर्ट 2021 में पहली बार जारी की गई। जारीकर्ता यूएनईपी के तहत यूएनईपी की इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी IMEO द्वारा जारी की गई। उद्देश्य वैश्विक मीथेन उत्सर्जन और शमन की प्रगति पर पारदर्शिता और विज्ञान आधारित डेटा प्रदान करना है। लक्ष्य मीथेन स्रोतों तेल और गैस कृषि अपशिष्ट को ट्रैक और मापन रिपोर्टिंग समापन MRV को बढ़ावा तथा वास्तविक समय के उत्सर्जन ट्रैकिंग के लिए मीथेन अलर्ट सिस्टम रिस्पॉन्स सिस्टम मार्स का समर्थन करता है। स्टेट ऑफ क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट 2025 स्टेट ऑफ क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट 2025 चेतावनी देती है कि स्वच्छ ऊर्जा में व्यापक निवेश के बावजूद वर्तमान वैश्विक कार्यवाही वैश्विक तापन को 1.5 डिग्री सेल्सियस के पेरिस लक्ष्य के भीतर रखने हेतु पर्याप्त है। मुख्य निष्कर्ष में कोयले का उपयोग 2025 में रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। हालांकि वैश्विक ऊर्जा मिश्रण में इसकी हिस्सेदारी में गिरावट आई है। नवीकरणीय ऊर्जा 2025 की पहली छमाही H1 में वैश्विक बिजली का 50% से अधिक उत्पन्न किया है, लेकिन बढ़ते कोयले के उपयोग से इन लाभों को ऑफसेट कर दिए गए हैं। निवेश संबंधी प्रयास में 2024 में स्वच्छ ऊर्जा निवेश जीवाश्म ईंधन निवेश की तुलना में लगभग दोगुना हो गया है। 2025 की शुरुआत में वैश्विक नवीकरणीय परियोजना निवेश पिछले वर्ष की तुलना में 10% बढ़ा है। IEA का आकलन वर्तमान स्वच्छ ऊर्जा निवेश जीवाश्म ईंधनों के प्रभावों को नियंत्रित करने पर पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने हेतु अपर्याप्त है। स्टेट ऑफ क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट का प्रारंभ 2020 में हुआ था। इसका उद्देश्य ऊर्जा उद्योग, परिवहन, भवन, कृषि, वन और वित्त जैसे क्षेत्रों में 42 संकेतकों के माध्यम से पेरिस समझौते के लक्ष्यों 2030 तक वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की दिशा में वैश्विक प्रगति को ट्रैक करना है। कार्य में यह वर्तमान प्रगति की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस संगत 2030 लक्ष्यों को पूरा करने हेतु आवश्यक दर से कार्य कर रहा है। जारीकर्ता वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI, क्लाइमेट वर्क्स फाउंडेशन और 20+ अनुसंधानकर्ता WWF और बेजोस अर्थ फंड भागीदार सहित के सहयोग से किसानों के लिए AI संचालित जलवायु परामर्श ICRI सेट ने ICAR और अन्य भागीदारों के सहयोग से छोटे किसानों को वास्तविक समय रियल टाइम और व्यक्तिगत जलवायु और मौसम मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक नई AI आधारित परामर्श प्रणाली शुरू की है। AI आधारित परामर्श प्रणाली परियोजना का पूरा नाम AI
कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक एग्रोसेट advisory services for climate resilient agriculture and at scale जारी करता ICRISAT इंटरनेशनल क्रॉस रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारत सरकार के मानसून मिशन 3 के तहत समर्पित है। विशेषता मुख्य प्लेटफॉर्म ISAT इंटेलिजेंस सिस्टम एडवाइजरी टूल। यह मानसून मिशन 2 से विकसित हुआ है। यह वास्तविक समय के मौसम डेटा, फसल मॉडल और मशीन लर्निंग ML एनालिटिक्स को एकीकृत करता है। बुआई, सिंचाई, कीट या रोग प्रबंधन पर सलाह प्रदान करता है। वितरण तंत्र में AI संचालित व्हाट्सएप बॉट और अन्य किसान अनुकूलन डिजिटल उपकरण लक्षित में उपयोग करता है। छोटे किसान, विशेष रूप से दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान की जाने वाली जानकारी के प्रकार हैं हाइपर लोकल अत्यधिक स्थानीय मौसम डेटा, वास्तविक समय में कृषि संबंधी परामर्श, जलवायु लचीला निर्णय समर्थन, कार्यान्वयन में पायलट चरणों। महाराष्ट्र में ICAR की एग्रो मेटियोरोलॉजिकल फील्ड यूनिट्स AMFU के माध्यम से भविष्य की संभावना राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार और ग्लोबल साउथ के लिए एक अनुकूलन मॉडल के रूप में कार्य करता है। ICRISAT के बारे में ICRISAT शुष्क भूमि खेती, ड्राईलैंड फार्मिंग और कृषि खाद्य प्रणालियों में सुधार के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त संगठन है। स्थापना में 1972 में भारत सरकार और IGR कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च के बीच एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से की गई है। यह एक गैर लाभकारी, गैर राजनीतिक, सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में कार्य करता है। मुख्यालय में हैदराबाद, भारत में है।